बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज़ लेके आए हैं वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज रिसोर्सेज उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे किसी यूटिलाइजेशन की हो। जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, दिस इज रिसोर्स। ठीक है, हम स्कूल गए, हमने रिक्शा पकड़ा, दिस इज रिसोर्स। हमें भूख लगी, हमने खाना खाया और हम सेटिस्फाई हो गए, उससे संतुष्ट हो गए खाना खाने से, दिस इज रिसोर्स। तो मेनी टाइप ऑफ रिसोर्स इन एवरीवेयर all around of our. But you drink water if you are thirsty. The electricity you use in your house, this is our need. The rickshaw you used to get for home from school, we need. The textbook you used to study are all resource. पढ़ने के लिए हमने किताबें काम में ली, वो रिसोर्स है। स्कूल के लिए गए रिक्शा से, रिसोर्स है। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं दिन भर में, वो सब हमारे लिए एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये चीज़ें कॉमन है क्योंकि हम इन्हें डेली में यूज़ कर रहे हैं। तो दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, जिनको आप अक्सर यूज कर चुके हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। क्या कहेंगे हम, जिनकी हमारे लिए उपयोगिता है, जो हम यूज करते हैं, तो क्या कहेंगे हम, यूटिलिटी। आगे चलते हैं। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, जिसकी हमारे लिए उपयोगिता है, तो उस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू अवश्य है। किसी चीज़ की वैल्यू है तभी तो हम उसे उपयोग में कर रहे हैं, है ना। वैल्यू होना यानी कि उसकी प्राथमिकता होना। जैसे प्यास लगी, पानी पिया, तो पानी की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव इट ए वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कोई ना कोई वैल्यू अवश्य रखते हैं। आगे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर यूज आज टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन change substance into resource. Time and technology we need in this time and technology. एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, छोटा सा बच्चा हम देखते हैं कि आजकल का एंड्रॉयड मोबाइल, एक 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो भी सीख जाता है। और उसमें जब उसमें कार्टून्स आते हैं तो उसको बड़ा आनंद आने लगता है। उसमें कोई 5 मिनट का होता है, कोई 2 मिनट का होता है, कोई 1 मिनट का होता है। बच्चों की पोएम आती है तो बच्चा का सीखता है कि ये पोएम है ना। तो वो उसमें देखता रहता है तरह तरह की चीज़ें और उनसे सीखता रहता है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, हमने गर्मी लगी, पंखे का बटन दबाया और पंखा ऑन हो गया। हमें गर्मी लगी, हमने एसी का बटन ऑन किया, एसी ऑन हो गया। हमें टाइपिंग करनी है, हमने मशीन पे कट उंगलियां चलाई, टाइप से बटन दबाए, प्रिंट हो गया, है ना। कंप्यूटर से, प्रिंटर से उसकी कई कॉपियाँ निकाल ली। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंट इनटू रिसोर्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो क्या करती हैं, किससे रिलेटेड रखती है, पीपुल की नीड्स से रिलेटेड रखती है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तभी एक रिसोर्स उत्पन्न होगा। मनुष्य को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो उसने एसी का आविष्कार कर डाला। तो ये रिसोर्स किसने बनाया, पीपुल ने बनाया, लोगों ने बनाया। कब, क्यों बनाया, उनकी नीड्स पर। ठीक है ना, उनकी नीड्स थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने एक एसी का निर्माण कर दिया। ठीक है ना। तो नीड्स ऑफ द पीपुल, पीपुल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपल जो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये पीपल की जो ज़रूरत पूरी हो रही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज लोगों के लिए। इट इज़ देयर आइडियाज़,
knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resource. तो जब आदमी की नीड्स होती है तो नए नए आइडियाज़ आते हैं, वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है, नए नए इन्वेंशन करता है, नए नए डिस्कवरीज करता है, दैट लीड टू द क्रिएशन. तो क्या होता है जब डिस्कवरी करेगा, इन्वेंशन करेगा तो कुछ नया लीड कर लेता है, नया बना के सामने ला देता है. मोर रिसोर्स. द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. कुकिंग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? फायर की. तो क्या किया? एलपीजी गैस बन गए, है ना, दूसरी गैस बन गई. तो जबकि कहाँ से शुरू हुई थी फायर की? फायर की शुरू हुई थी दो स्टोन के आपस में रगड़ने से, वहाँ से शुरू हुआ था. लेकिन धीरे धीरे इसकी ज़रूरत बढ़ती चली गई, तो नए नए इन्वेंशन होते चले गए. द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. व्हील का आविष्कार हुआ, ठीक है, वे पहिए का आविष्कार हुआ. धीरे धीरे वो खोज किस में बदलती चली गई? ट्रांसपोर्ट में. यानी कि एक पहिया जब बना होगा तो उस समय सामान्य इसकी ज़रूरत रही होगी या खेल खेल में बना होगा. लेकिन जैसे जैसे नीड्स बढ़ती चली गई, लोगों को लगा कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट के रूप में पहिए का उपयोग किया गया, गाड़ियाँ बनाई गई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. जब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता पड़ी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इसका निर्माण, इन्वेंशन हो गई, है ना. तो टेक्निक किसने किया? टेक्नोलॉजी ने, है ना, मेन माइंड ने, ठीक है. तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्स होते हैं, resources are generally classified into natural, human made and human. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. जो नेचर से हमें प्राप्त हो रहे हैं विदाउट एनी मच मॉडिफिकेशन, है ना, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिनका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा ना, ठीक है. तो हमें सीधे सीधे नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. जो वाटर है, एयर है, लेक्स है, रिवर है, सॉइल है, मिनरल है, नेचुरल रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए नेचुरल रिसोर्स. मे ऑफ दिस रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. हमें ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त है? गिफ्ट, नेचर की गिफ्ट, नेचर की तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट है. एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इनका हम सीधा उपयोग भी करते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और इनका बहुत अच्छी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों में इनका यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में इनका यूज़ हम कर रहे हैं. तो ये क्या था, मे बी नीडेड टू यूज़ इज नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स का हम यूज़ भी कर रहे हैं, है ना. तो ये बेस्ट पॉसिबल वे भी है हमारे लिए, ठीक है. उसके बाद चलते हैं हम एक्चुअल रिसोर्स. आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, है ना. आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिनकी हमें पता हो कि कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है. दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन प्रेजेंट्स द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोयल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी. तो जो जर्मनी का रूर रीजन है, रूर क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट्स है. क्या है? कोयला. ओके.
एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, और पेट्रोलियम कहाँ पर है? वेस्ट एशिया में। द डार्क सॉइल ऑफ द दक्कन प्लेटू, और दक्कन प्लेटू में क्या ज़्यादा मिलता है? डार्क सॉइल मिलती है। इन महाराष्ट्र, दक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये जो रूर क्षेत्र है, जो वेस्ट एशिया का पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है, और जो डार्क सॉइल का क्षेत्र है, ये क्या है? ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज है। आगे चलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स की ओर। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हु entire quantity not may not be known and these are not being used at present. These resources could be used in the future, जिनको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने वाले हैं, आज उसको सेव करके रखेंगे, ठीक है। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। जो यूरेनियम है वो कहाँ पे है? लद्दाख में है, पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, और वो पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में हम काम में लेते हैं, और फ्यूचर के लिए हमने इसको फ्यूचर यूज़ के लिए इसको रखा हुआ है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्स आज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक, है ना। कैसे कैसे होते हैं? अबायोटिक भी होते हैं और बायोटिक भी होते हैं, इसके ओरिजिन पे आधार पर। अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्स are living soils. Rocks and minerals are abiotic but plants and animals biotic resources, ठीक है। तो रॉक्स और एनिमल्स क्या है? रॉक्स और सॉइल, ठीक है ना। ये तो क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। एबायोटिक वो ही, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इनको अजैविक, जिनमें जान नहीं होती, जीव नहीं, अजैविक जिनमें जीव नहीं होता। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, और बायोटिक होते हैं तो लिविंग होते हैं। जैसे कि रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक। कौन कौन सी? रॉक्स, सॉइल्स और मिनरल्स, ये अबायोटिक है। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स। लेकिन प्लांट और एनिमल है, क्योंकि एक छोटा सा पौधा बीज लगाने के बाद छोटा सा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, उसे सनलाइट की आवश्यकता होती है ना, खाद की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम टाइम पे वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो प्लांट एक छोटे से पौधा एकदम से बड़ा हो जाता है। एनिमल्स भी वैसे ही, छोटा बच्चा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। मैन भी ऐसे होता है, मैन का भी छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, यानी कि उनमें जीव है ना। जिनमें जीवन है वो बायोटिक, और जिनमें जीवन नहीं है वो अबायोटिक। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल क्या होते हैं? जब आसानी से ये होते हैं कि क्विकली रिप्लेनिश्ड होते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या होता है? अफेक्टेड नहीं होते। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी है जो एकदम से ह्यूमन की एक्टिविटीज से एकदम से प्रभावित नहीं होंगे, इनमें काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। जैसे और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stocks. इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। once the stocks are exist it may take thousands of years to be renewed or replenished. इनको बदलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, ठीक है। since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are some एग्जाम्पल। तो कोयला का हम उपयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम की ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं,
है ना, गाड़ी चलाने में। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि पेट्रोल किस में, एनर्जी में डेवलप हुआ, कोयल किस में, उसे जलाकर हमने यूज़ किया, राख बन गया, तो वो भी डेवलप हुआ, है ना। और गैस का भी हमने, नेचुरल गैस का भी हमने उपयोग किया। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इनमें परिवर्तन हो गया और ये यूज़ में आ गए, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी abiotic and localized resources that are found everywhere, like the air we breathe are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized, like copper and iron ore। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे होता है एबिक्यूटिक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, ठीक है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक द एयर एवरीवेयर है, ठीक है। क्या करते हैं, वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, और एबिक्यूटस, तो क्या कहलाएगी ये, एबिक्यूटस, है ना। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ सर्टेन प्लेसेस पे ही पाई जाती है, यानी कुछ निश्चित जगहों पे ही पाई जाती है। आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन, तो कॉपर और आयरन हर जगह नहीं मिलता है, ये कुछ निश्चित जगहों पे ही मिलेगा, ठीक है। तो उनको लोकलाइज्ड हम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैन मेड रिसोर्स, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. तो human-made resource क्या है, हमें क्या मिला था, कंकड़ पत्थर मिट्टी, क्या किया मानव ने, बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिए, रोड बना दिए, और आयरन से क्या बना दी, मशीनरी बना दी, व्हीकल बना दिए। वी आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये सब किसने बनाया, किसने डेवलप किया, ये सब मैन ने, इसलिए इनको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी किसी की देन है, मनुष्य की देन है, इसलिए टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। यदि हम उनको केयरफुली यूज़ करते हैं और ढंग से काम में लेते हैं तो क्या कहता है, हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। जैसे यदि बिना किसी ज़रूरत के लाइट जल रही हो, बिना किसी ज़रूरत के पंखा चल रहा हो, या कोई गाड़ी हमने ऑन करके छोड़ रखी हो, उसका पेट्रोल ही जल रहा हो, तो हम इन चीज़ों, पानी व्यर्थ ही बह रहा हो, तो इस तरह से हम इसके यूज़ नहीं करके, बल्कि हम एक लिमिट मात्रा में जितनी आवश्यकता उतना ही यूज़ करें, बाकी इनको यूज़ नहीं, बंद कर दें या यूज़ फिर नहीं करें या बाद में यूज़ करने के लिए रख दें, ठीक है। तो उनको कहेंगे यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, क्या करना है, उनको केयरफुली यूज़ करना है। गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। Balancing is needs to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development। और जब हम बैलेंस बनाने के लिए हमारी आवश्यकता की चीज़ों को, हमारे नीड्स को, हमारी जो यूज़ करते हैं रिसोर्स को, आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर के लिए रख देते हैं, है ना। किसके लिए कंजर्व करते हैं, फ्यूचर के लिए कंजर्व करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अगले वीडियो में फिर आपके सामने फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।